Good morning, everyone. My name is Pawan Kumar Yadav, and I welcome to all of you in KP Physics classes. तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले दो लेक्चर्स में वेक्टर के बारे में कुछ पढ़ा है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो लिखते हैं द एंगल बिटवीन वेक्टर q and the resultant इसका रिजल्टेंट बोल रहा है ऑफ 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर एंड 2q वेक्टर माइनस 2p वेक्टर इज। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या क्या दिया था वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन दिया 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है tan इनवर्स 2q माइनस 2p और डिवाइड में है 2q प्लस 2p। थर्ड ऑप्शन है tan इनवर्स 2q बाई p एंड लास्ट ऑप्शन tan इनवर्स p बाई q। तो चलिए कैसे करना है क्वेश्चन को देखते हैं। बोला एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। किनका? 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p का। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहला वेक्टर मेरा क्या है, 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर एंड द सेकेंड वेक्टर इज 2q वेक्टर माइनस 2p वेक्टर। तो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? तो मेरा 2p वेक्टर और 2p वेक्टर क्या हो गया, कैंसल। यहाँ 2q यहाँ भी 2q, इट मीन्स कितना है 4q वेक्टर। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया। और किसके बीच में एंगल पूछा है, q और रिजल्टेंट के बीच में। तो आपको नहीं लग रहा है, पूछ रहा है एंगल बिटवीन q वेक्टर एंड 4q वेक्टर। दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग है ना, बस मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का अलग अलग है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, बस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है अलग। जैसे ये q वेक्टर है तो 4q वेक्टर क्या हो जाएगा, ये है आपका 4q वेक्टर। तो इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, लिख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन है। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड्स a and a by 2 दो फोर्सेस है जिनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। अब बोल रहा है फोर्सेस कैसे हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज। तो ये सबसे आसान सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब इसमें ऑप्शन क्या दें, आप देखिए ए के फॉर्म में ही आएगा, हम फिल इन द ब्लैंक्स बना देते हैं। जैसे कि क्या कीजिएगा, आपको डायरेक्ट बताए हैं कि जब परपेंडिकुलर होगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा जाके कॉपी। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर, और बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल सवाल था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तो इसको लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 5 ऑफ ए बाई 2। तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ टू वेक्टर्स। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं ना शुरू के लेक्चर्स में, तो अब ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करेंगे। इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, having equal magnitude r
इनका मैग्नीट्यूड क्या है आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे। तो बोल रहा है देन बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं हम, तब तक आप लोग बनाइए। ऑप्शन हम लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आर साइन थीटा बाई 2। ऑप्शन बी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2r cos थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी 2r sin theta by 2, and the last option magnitude of a minus b, a vector minus b vector is equal to 2r cos theta by 2। तो फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। ठीक है, किए, चलिए करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि दो वेक्टर्स हैं, जैसे ए वेक्टर भी है और क्या है बी वेक्टर है। तो जहां पे मैग्नीट्यूड ए और बी का कितना दे दिया हुआ है आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज इक्वल टू आर, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो हम दोनों का फॉर्मूला से देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यही रिजल्टेंट होता है ना एडिशन वाला। तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पढ़े हैं कि नहीं। बस ए की जगह क्या रखना है आर, ये ए ही है और ये क्या है बी है। तो ए की जगह आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू आर, ये भी आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पे देखिएगा ये 2r स्क्वायर, यहाँ भी 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर कॉमन अंदर में आ जा रहा है 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। तो अभी यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है। आइए रिवीजन करवाते हैं। जैसे आपने ये वाला केस पढ़ा था cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा में क्या पढ़े थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस 1 को इधर ले आइए, 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस cos थीटा और यहाँ लिखा है 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब ये जो एंगल है इसका हाफ है यहाँ पे। तो अगर हम लिखना चाहें 1 प्लस cos थीटा, इट मीन्स यहाँ आधा हो जाएगा एंगल थीटा का, क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए वही चीज, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 दो बार है तो वो बाहर आ जाएगा, r आपका स्क्वायर में है तो वो भी बाहर आ जाएगा, और cos भी स्क्वायर में है, तो 2r cos थीटा बाई 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी हमारा क्या आना चाहिए 2r cos थीटा बाई 2। एक बार माइनस बी वाला भी चेक कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपका मोर देन 1 अगर बोल रहा हो किसी क्वेश्चन में तो चेक करना होगा ना कि क्या आ रहा है क्या नहीं। तो देख लेते हैं, उसको भी बना लीजिएगा, इसको कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बस बीच में आपको मालूम होगा, बीच में यहाँ पे जो प्लस था यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो हम एक बार लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, लास्ट में सबसे लास्ट में मैंने यही डिस्कस किया था। उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, यही सब कुछ आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। तो जिस तरीके से 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा आता है, उसी तरह से 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 माइनस cos थीटा को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देखिए पुट कीजिए, जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2r साइन थीटा बाई 2। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वहां पे भी हम इसका यूज करेंगे, तो इतना लिखेंगे नहीं। अब आप देख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का मतलब है 2r cos थीटा बाई 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का मतलब है 2r साइन थीटा बाई 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे a माइनस बी में क्या है √2 लिखा है, √2 तो है नहीं, यहाँ पे भी cos थीटा लिख दिया, तो ये तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए।
फिर a प्लस बी में देख लीजिए 2r cos थीटा बाई 2, तो ये आंसर सही है, ये a माइनस बी का है। ठीक है, हो गया। लिख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पिछले में बता दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग relations, which of the following relations is true for two unit vectors, समझ रहे हैं? दो यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड तो आपस में सेम ही हो जाएगा ना, ए कैप एंड बी कैप। और पिछले वाले केस में भी आपने क्या देखा था, मैग्नीट्यूड सेम देखा था, बस वहां यूनिट नहीं थे, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखते हैं यहाँ पे रेशियो में, मेकिंग एन एंगल थीटा, देखिए थीटा भी वही एंगल है, मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है आपका tan थीटा बाई 2। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप cos थीटा बाई 2। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप tan थीटा बाई 2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप, और साथ में हमारा क्या रहा है, cos थीटा बाई 2। तो पिछले क्वेश्चन को देखिए, आप लोग देख के आए होंगे, क्या लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, सब कुछ वही है, यहां बस यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1। जैसे ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, ठीक है, तो इसी को आप ए लिख रहे हैं और इसी को क्या लिख रहे हैं, बी। जहां वो आर ले लिए थे कि नहीं, तो यहाँ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। बाकी आ जाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, डायरेक्ट फॉर्मूला वहां वाला चिपका रहे हैं, क्या था, 2r cos थीटा बाई 2, तो r की जगह 1 हो जाएगा, तो सीधे क्या लिख देंगे, 2 cos थीटा बाई 2। उसी तरह से ए कैप माइनस बी कैप क्या आया था, 2r sin थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 sin थीटा बाई 2। अब देखिए हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इतना तो पता चल रहा है कि cos तो नहीं आएगा, जो आएगा tan आएगा, तो ऐसा करते हैं tan के फॉर्म में पहले ले आते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ये फर्स्ट हुआ और ये क्या हुआ, सेकेंड, तो हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, सेकेंड को 1 से, तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए कैप माइनस बी कैप, नीचे में आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू, अब देखिए आर भी रहता ना, आर कुछ भी वैल्यू रहता तो भी फर्क नहीं पड़ता, आर आर कैंसिल होगा, जैसे 2 कैंसिल, और यहाँ पे दिख रहा है हमें tan थीटा बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप, और ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा बाई 2। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, कोई भी वेक्टर हो बस मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो ये कंडीशन मेरा लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। लिख लीजिए, लिखिए फटाफट लिखिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। हो गया, क्वेश्चन है टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, देख रहे हैं ना, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, इक्वल बोल दिया तो कॉन्सेप्ट वही वाला लगने वाला है, अगर वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी स्टेटमेंट लिखा है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 times the magnitude of 2 times the magnitude of 2 times the magnitude of a vector minus b vector। पिछला वाला रिलेशन याद रखिएगा, उसी से सॉल्व करेंगे इसको। देन और फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देन द एंगल बिटवीन a vector and b vector will be तो मेरा ऑप्शन ए है साइन इनवर्स 3/5, ऑप्शन बी है साइन इनवर्स 1/3, ऑप्शन सी है कॉस इनवर्स 3/5 and the last option D given as cos inverse 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। डायरेक्ट रिलेशन लिखें, पिछला जो रिलेशन आया था, पिछले दो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आया जो उससे, फिर उससे सेकंड को रिलेट किया, अब थर्ड को रिलेट कर रहे हैं डायरेक्ट। जैसे a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 2 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। देखिएगा आप लोग, पिछला जो निकाला है यही था, tan ऑफ θ/2। ये यूनिट भी रहेगा और वेक्टर भी रह सकता है कोई भी, बस मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए थे, a और b के सेम होने चाहिए थे, तो उसने लिखा हुआ इक्वल मैग्नीट्यूड, तभी हम लगा पा रहे हैं। अब गिवन कंडीशन क्या है वो देखिए। गिवन क्या है ये हम जानते हैं फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, ये हमने डिराइव किया था। अब देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू magnitude of a plus b is equal to 2 times the magnitude of a minus b, यही लिखा हुआ है। तो अगर इससे आप रिलेट कीजिएगा तो 2 को जब इधर ले आइएगा तो कैसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं उससे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में आपका हो रहा है 1/2। तो 1/2 किसका वैल्यू हो रहा है, tan ऑफ θ/2 विच इज इक्वल टू 1/2। हो गया इतना। आपको पता नहीं कि tan θ/2 का वैल्यू 1/2 कब आएगा, और यहाँ पे देखिए साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो तुरंत हो जाएगा काम। क्या था, sin 2θ विच इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोले थे sin 2θ और cos 2θ इन टर्म्स ऑफ tan θ इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद होता तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखते हैं क्या है, जैसे sin 2θ है तो 2 यहाँ थीटा है, हाफ एंगल हो गया। यहाँ क्या दिया हुआ है, θ/2, तो अगर हम इधर θ/2 यूज कर रहे हैं तो इधर क्या देखने को मिलेगा, sin θ। तो sin θ क्या हो जाएगा बताइए, 2 tan स्क्वायर θ/2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। तो फॉर्मूला रखिए tan θ/2 की जगह हाफ का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा ये गलत हो गया, ये 2 tan θ होता है, क्या होता है 2 tan θ होता है, 2 tan θ होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan ऑफ θ/2, तो यहाँ सिर्फ हाफ आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, 2 और 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 5/4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया 4/5। साइन थीटा कितना आ गया, तो यहाँ से हमने क्या देखा, जब tan θ/2 हाफ है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/5। यहाँ देख लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, tan थीटा होता है यहाँ, tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है, ठीक है, फ्लो फ्लो में गलत हो गया था। बाकी यहाँ पे देखिए साइन थीटा आ गया मेरा कितना
5। तो कॉस थीटा, अब साइन थीटा तो मैच नहीं कर रहा है, देखिए साइन थीटा में कितना दिख रहा है 3/5, 1/3 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या बच रहा है, कॉस के टर्म में इसको लेके आइए, तो कॉस के टर्म में देख लीजिए साइन थीटा 3/5 का मतलब क्या है, ये थीटा है, और अगर 3 ये 4 बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है 5, इट मीन्स ये 5 है ये 4 है, तो ये कितना होगा 3, तो कॉस थीटा देख लीजिए कितना हो जा रहा है 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन मेरा क्या हो गया सी, लिख लीजिए। हो गया। तो टोटल 5 क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने किए हैं। लिखिए फटाफट लिखिए। हो गया, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस दो फोर्सेस हैं आर सच दैट two forces are such that the sum of their magnitudes is the sum of their magnitudes is 18 Newton and their resultant is 12 न्यूटन। उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है 12 न्यूटन है, विच इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। विच इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन बनाइए आप लोग, 12 न्यूटन, 6 न्यूटन, ऑप्शन बी 13/5, फिर 10/8, 13 न्यूटन 5 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन 8 न्यूटन, एंड द ऑप्शन डी 16 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो फोर्सेस है जिनका सम कितना दिया हुआ है ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम मान लेंगे F1 वेक्टर है और F2 वेक्टर है, या उसको A वेक्टर और B वेक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं, जैसे दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस क्या हो सकते हैं ऐसे समझ लीजिए, F1 वेक्टर और क्या हो जाएगा F2 वेक्टर। इनका जो मैग्नीट्यूड्स है वो 18 न्यूटन है, मतलब F1 प्लस F2 का वैल्यू कितना है 18 न्यूटन। उसके बाद क्या बोल रहा है, देयर रिजल्टेंट, मतलब इनका कुछ रिजल्टेंट आ रहा है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2, यही होता है ना, इसको हम R से बता रहे हैं, जो कि कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन, ये दिया हुआ है। और एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। हो सकता है F1 और F2 में कोई छोटा हो, तो हम मान ले रहे हैं कि F1 जो है वो ग्रेटर देन F2 है। तो आप फिगर बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा F2 है, F2 छोटा है, ठीक है, और रिजल्टेंट को क्या बोला है, रिजल्टेंट को बोला है कि वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। तो ये है मेरा रिजल्टेंट, ये मेरा क्या है रिजल्टेंट। तो हमें क्या पूछा है, रिजल्टेंट का ये जो लेंथ है ये भी दे दिया है, कितना है 12 न्यूटन। अब हमें बोल रहा है कि क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। मतलब अब क्या होगा कि देखिए ये F2 वेक्टर है, तो ये आपका F1 वेक्टर हो सकता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, यही F1 वेक्टर होगा ना। रिजल्टेंट कैसे लिख पाते हैं, F2 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर। तो यहां से हमको रिजल्टेंट देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि ये आपका 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो ये 12 है, और ये आपका F1 प्लस F2 मिलकर कितना है 18 है। F1 प्लस F2 मिलकर कितना है 18 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे मैच करेगा। तो आपको ये चीज थोड़ा पता होना चाहिए कि ये 12 है तो यहाँ 5 हो जाए, तो 12 और 5 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169 होता है, उसका अंडर रूट करोगे तो 13, तो 13 और 5 क्या हो गया 18। देखिए ये 5 है और ये क्या है 13 है। तो ऑप्शन भी देख लीजिए आपका कोई मैच कर रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर
बी मैच कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे हमें डायग्राम से सॉल्व कीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप निकाल भी सकते हैं, निकाल के देखिएगा फॉर्मूले से। ठीक है, ये सिंपल वे है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट of two vectors, the resultant of two vectors, a vector and b vector is, a vector and b vector is, resultant of two vectors a vector and b vector is perpendicular to a vector। देखिए वैसा ही कुछ है यहाँ पे भी, perpendicular to a vector and its magnitude is, and its magnitude is half that of b vector, half that of b vector। उसके बाद क्या बोल रहा था? एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले वाला जैसा ही है, बस यहाँ पे हमें एंगल निकालने के लिए बोल रहा है बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। सोचना पिछले बार तरह से ही, वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर इज, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक बार वापस से पढ़ लीजिए कि रिजल्टेंट जो है वेक्टर्स a एंड b के वो परपेंडिकुलर है a के, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ है किसका? b वेक्टर के। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। जैसे कि हमारा ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, क्या है ये? ए वेक्टर, और रिजल्टेंट इसी के परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बी वेक्टर कहीं इधर आया होगा, ठीक है, तभी तो हमारा रिजल्टेंट बना होगा ना। रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? डायगोनल में आता है पैरेललोग्राम के। तो बी वेक्टर मान लीजिए आपका ये था, है ना बी वेक्टर। अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम टाइप दिखना चाहिए ये। हाँ ठीक है, चलिए आइए। अब यहाँ पे क्या है? ये आपका ए वेक्टर और इधर क्या हो गया? बी वेक्टर। तो ये आपका क्या दिया हुआ है? रिजल्टेंट। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, और ये एंगल थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो थीटा में आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री है, तो ये एक्स्ट्रा एंगल आपको नहीं मालूम है, अल्फा। मतलब थीटा जो है वो है 90 डिग्री प्लस अल्फा। थीटा जो है वो 90 डिग्री प्लस अल्फा है। तो हमें 90 डिग्री तो पता चले, अल्फा कैसे निकालेंगे? तो देखिए कंडीशन दिया है कि जो रिजल्टेंट है वो हाफ है बी वेक्टर का। मतलब अगर ये बी है तो ये कितना है? b बाई 2। आर वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? b बाई 2। तो अब देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लगाइए मेथड कॉस ऑफ अल्फा, बेस है b बाई 2, हाइपोटेन्यूज कितना है? b। ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला, ठीक है। तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, b कैंसिल, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कब होता है कॉस अल्फा 1/2? अल्फा का वैल्यू हो जाता है 60 डिग्री। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है? 60 डिग्री। तो यहां से हम लिख देंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 150 डिग्री। तो ये है आंसर हमारा। ठीक है, लिख लिए, कर लीजिए। एक दो सवाल और देखते हैं, फटाफट लिखिए। हो गया? चलिए, क्वेश्चन है द वेक्टर्स A vector and B vector are such that magnitude of A plus B is equal to magnitude of A minus B
द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, इसको भी आप वेक्टर डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, खुद समझ में आ जाना चाहिए था कि आंसर क्या होगा, फिर भी हम फॉर्मूले से बता देंगे। 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी 75 डिग्री। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यहाँ रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं बोला है, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा? हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। अब बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो बताइए कब इक्वल होगा? ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ भी ये इतना ही रह जाए, तो ये कब पॉसिबल होगा? कोई वैल्यू पुट करके देखिए। थीटा 90 रखिएगा तो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0, यहाँ पे 0, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल था, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है? ए प्लस बी किसके बराबर है? ए माइनस बी के। तो हम क्या कर दे रहे हैं? इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उस साइड देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? कैंसिल आउट कीजिए। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ 2ab कॉस थीटा है और इधर क्या है आपका? माइनस 2ab कॉस थीटा। जब इनको सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए। अब क्या है? 4 कांस्टेंट, ए का वैल्यू दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड है, बी भी दिया रहेगा, तो क्या 0 होने वाला है? क्या 0 होने वाला है? कॉस थीटा। क्या 0 होने वाला है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो लिख लीजिए इसको, आंसर मेरा आ गया 90 डिग्री। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू फोर्सेस P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज R वेक्टर such that magnitude of R is equal to magnitude of P। जहां पे एंगल थीटा इन डिग्रीज निकालना है हमको कि क्या है एंगल थीटा? रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q विल मेक विथ Q इज। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि सम ऑफ टू फोर्सेस इज R वेक्टर, तो लिख दीजिए सम ऑफ टू फोर्सेस इज R वेक्टर। दैट इज क्या बोल रहा है? R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, यही बोल रहा है। ठीक है, जहां पे मैग्नीट्यूड बोल दिया है आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ R जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ P के बराबर है। सही है। उसके बाद बोल रहा है कि एंगल थीटा बताना है, वो एंगल बन किनके बीच में रहा है? तो एक रिजल्टेंट है 2P और Q का, और Q के साथ बना रहा है। ठीक है, तो एक नया रिजल्टेंट है R डैश, जो कि है 2P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और R डैश एंड Q डैश, R डैश एंड Q डैश के बीच में, Q डैश बोल रहे हैं, R डैश एंड Q वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमें निकालना है, एंगल थीटा। तो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Q वेक्टर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? Q वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेरा Q वेक्टर। आपको क्या लग रहा है? दो साइड्स इक्वल हैं, ट्राइंगल ही बनता है ना, तो दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल देखने को मिलेगा। तो बनाते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो भी चीज हम बनाने वाले हैं। जैसे आपका क्या है यहाँ पे? ये हुआ आपका कौन सा वेक्टर?
पी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, पी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पी प्लस क्यू। रिजल्टेंट क्या होगा, पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू इज द रिजल्टेंट वेक्टर, पी प्लस क्यू इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ लिख दे रहा है, ये मेरा r वेक्टर हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्या है, ये एंगल, ये r मैग्नीट्यूड है ना, और ये p सेम है, तो हटा रहे हैं इसको, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या है एंगल यहाँ पे, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। लाइन से दिखा दे रहे हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, लेंथ सिमिलर बोल रहे हैं, इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक नया रिजल्टेंट आ रहा है, q वेक्टर वही रहेगा, p वेक्टर कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस बार देखिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, जितना लेंथ है यहाँ पे उतना ही यहाँ पे और आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2p वेक्टर, p वेक्टर के ही डायरेक्शन में रहेगा, बस 2 टाइम्स हो जाएगा लेंथ के। तो हमें क्या नया देखने को मिलेगा, हमें नया r डैश वेक्टर देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, r डैश वेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि r डैश क्या बोला है, 2p प्लस क्यू, तो बना दिए। अब वही बोला है कि ये q वेक्टर और इस r डैश के बीच में एंगल कितना है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कितना है, जैसे ये अल्फा है, तो इनके बीच में क्या एंगल है, एंगल बिटवीन r डैश एंड q वेक्टर कितना है, बताइए, अल्फा प्लस थीटा। दिख रहा है ना, अल्फा प्लस थीटा। तो ये अल्फा कितना है, अगर ये निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। देखते हैं क्या है। अभी आप देखिए, ये वाला लेंथ p है, तो ये भी लेंथ क्या है, p है, और ये r था जो कि किसके बराबर है, ये भी p के बराबर। इसका मतलब अभी ये दोनों लेंथ भी क्या हो गए, इक्वल। जैसे ही लेंथ इक्वल हुए तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा होगा कि नहीं, ये अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है, थोड़ा और फिगर बनाना चाहिए था। अब आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, अब ट्रायंगल पे आ जा रहे हैं। ठीक है, इसको r वेक्टर था, आप समझ जाइएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, सॉरी 2 थीटा, कितना हो जाएगा, 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा। अब यहां से देखिए, ये तीनों एंगल को जोड़ रहे हैं, अल्फा प्लस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 से ये कितना बार में चला गया, 90 बार में। तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू आ गया मेरा 90 डिग्री, जहां से अल्फा का वैल्यू आ गया 90 माइनस थीटा। ये अल्फा कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पुट कर दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया मेरा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री में ही पूछा था, तो सीधे हम आंसर क्या लिख देंगे, क्या आंसर आया, 90 डिग्री। समझ में आ गया। देखिए फिगर भी मेरा लगभग एकदम सही बना है, तो 90 डिग्री आपको दिख भी रहा होगा लगभग। ठीक है, बना लीजिए, हटाए। यहां पे देखिए बोला कि 2 फोर्सेस है P एंड Q, मैग्नीट्यूड कितना है 2F एंड 3F, एंगल उनके बीच में थीटा है। उसके बाद बोल रहा है कि फोर्स Q को डबल कर दे रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, डबल। तो एंगल थीटा का वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले लिखते हैं, जैसे मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर जो है वो कितना दिया हुआ है आपका, 2 टाइम्स ऑफ F, और मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ F। तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है P प्लस Q का, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो R हो जाएगा। अंदर में लिखेंगे हम P का स्क्वायर दैट इज 2F का होल स्क्वायर, इसका 3F का होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे बोलिए, 2F और साथ में क्या हो जाएगा 3F, और इनके बीच का एंगल कितना है, cos थीटा। तो यहाँ से लिख लीजिए जो भी आ रहा है, जैसे हम R स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये 2F 3F का स्क्वायर है दोनों का, तो यहाँ हो जाएगा 4F स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा
9f स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13 ऑफ एफ स्क्वायर। यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12 ऑफ एफ स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ लिखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर में बच जाएगा 13 प्लस 12 ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि अगर हम फोर्स क्यू को डबल कर रहे हैं, मतलब नया क्यू डैश वेक्टर आ रहा होगा, क्यू डैश वेक्टर है जो कि 2 टाइम्स है किसके, क्यू वेक्टर के, मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा क्यू डैश का वो कितना होने वाला है आपका 4, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। और क्यू वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो 3f, तो विच इज इक्वल टू 6 ऑफ f। और इसमें बोल रहा है कि रिजल्टेंट भी मेरा क्या हो जा रहा है डबल्ड, तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो r डैश आएगा जिसका कितना हो जा रहा है 2r। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं 2r का होल स्क्वायर, 2r स्क्वायर रूट करके लिख दे रहे हैं, अगले में होल स्क्वायर कर देंगे। तो 2r जो आ रहा है मेरा वो हो जाएगा p का स्क्वायर, p को कोई चेंज नहीं किए तो 2f का होल स्क्वायर, q को चेंज किए तो 6f का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2f इंटू 6f, और एंगल तो कोई चेंज होगा नहीं, तो एंगल क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब स्क्वायर यहाँ लगा देते तो ये 4r स्क्वायर, और इसको एक बार में लिख रहे हैं, देखिए 4f स्क्वायर 36f स्क्वायर, तो यहाँ 40f स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है, कितना है ये 2 दूनी 4 6 छक 24 f cos थीटा। ठीक है, समझ में आया इतना। यहाँ पे कितना हो गया 40 प्लस 24, f क्यों लिख रहे हैं, f तो कॉमन हो गया ना f स्क्वायर, तो 24 cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या था 1। अब ऐसा करते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं किसको, इक्वेशन डिवाइड 2/1, 2/1 कर रहे हैं। तो 2 को ऊपर लिखिएगा, 2 कितना है 4r स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा f स्क्वायर 14 प्लस 24 cos थीटा, और यहाँ पे लिखिए यहाँ क्या हो जाएगा f स्क्वायर 13 प्लस 12 ऑफ cos थीटा। तो यहाँ से देखिए f स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, 4 को इधर लाके मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 13 प्लस 12 cos थीटा को, तो मिलेगा 52 प्लस 12 4 जा 48 cos थीटा। और आते हैं राइट साइड देखते हैं, तो राइट साइड लिखा है 40 प्लस 24 ऑफ cos थीटा। cos थीटा को एक तरफ लाइए और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ, तो यहाँ 48 है, इधर आएगा 24, तो बचेगा कितना 24 cos थीटा। इधर साइड 40 है, 40 में से 52 जाएगा तो बचेगा -12, और इसको भी कैंसिल कीजिएगा तो ये 2। इसका मतलब है कि cos थीटा जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, इसका तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होगा नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना एंगल पे देखने को मिलता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री देखिए ऑप्शन में है क्या, देखिए बाकी सब फर्स्ट में थे, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सारे बेसिक ही हैं, जितना थ्योरी पढ़ा है सबसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर है जिसको रोटेट कर रहे हैं कुछ एंगल डेल थीटा से, जो कि रेडियन में है और बहुत ही छोटा है वो एंगल। तो हमें एक नया वेक्टर मिल रहा है, तो उस केस में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पूछा है, क्या होगा। तो हम आपको प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में पढ़ाए थे कि किसी वेक्टर को अगर चेंज करना है तो या तो उसके डायरेक्शन में चेंज कर दीजिए या तो उसके लेंथ में। तो यहाँ पे किस में चेंज किया, किसी वेक्टर को रोटेट कराया, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया, वेक्टर को क्या किया सिर्फ रोटेट किया, और जैसे ही रोटेट किया तो वेक्टर क्या हो गया चेंज हो गया। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है, जैसे ये ए वेक्टर था, ये क्या है ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए। अब इस वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ रोटेट किए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं रोटेट किए हैं। जैसे देखिए दिखा रहे हैं, इसको सिर्फ हम क्या किए हैं रोटेट, तो यहाँ लाइए और रोटेट कर रहे हैं इसको।
ठीक है, ये कितना भी एंगल पे कर सकते हैं, बस इसको हम ऐसे किए। समझ में आया? ये क्या हुआ है? रोटेट हुआ है, लेंथ में कोई भी बदलाव नहीं आया, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया। अब इनके बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? तो डेल्टा थीटा। कितना एंगल दिया हुआ है? डेल्टा थीटा। अब क्या ये ए वेक्टर रह जाएगा क्या? भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये एक नया वेक्टर हो जाएगा। तो वही लिखा है टू गेट अ न्यू वेक्टर बी। तो अब बी माइनस ए क्या है? बी माइनस ए क्या है? तो हम एक वेक्टर ले रहे हैं जो ए को बी से ऐसे जोड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे ये सी वेक्टर है तो हमारा रिजल्टेंट वगैरह कैसे लिखते थे? तो देखिए ए वेक्टर का हेड पे बी सी वेक्टर का टेल है, तो लिखेंगे ए वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर विच इज इक्वल टू बी वेक्टर। समझ में आ गया? ए का इनिशियल और सी का फाइनल, ए का इनिशियल टेल सी का फाइनल हेड हमें मिला रहा है, तो एक नया वेक्टर दे रहा है जो कि बी वेक्टर है। तो यहां से हम सी वेक्टर को क्या लिख पा रहे हैं? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये जो सी वेक्टर है यही मेरा क्या है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमें यही सी वेक्टर जो है इसी का लेंथ पूछ रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम सॉल्व करेंगे ट्राइंगल से। ट्राइंगल के मतलब ट्राइंगल पे देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो सिंपल ट्राइंगल बना रहे हैं और ट्राइंगल के दोनों लेंथ क्या है? दोनों लेंथ क्या है? सेम है। जैसे अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है तो ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा थीटा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सी वेक्टर पे। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल आधा हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा? ये एंगल आधा हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, एंगल हाफ हाफ हो गया। ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। आपको क्या पता है? मैग्नीट्यूड पता है। तो देखिए ये एंगल है, ऐसे देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री, एक नाम दे रहे हैं ओ पी क्यू और यहाँ पे आर लिख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम जो लिख रहे हैं साइन ऑफ थीटा बाई 2, क्या लिख रहे हैं? साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखिए ओ क्यू पी में कि साइन डेल्टा थीटा है, यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई 2। तो साइन का एंगल क्या बोलता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के अपोजिट वाला क्या है? परपेंडिकुलर, दैट इज पी क्यू। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ पी। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ओ पी ऑफ साइन ऑफ डेल्टा थीटा डिवाइड में 2। ठीक है, ओ पी कितना है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब जैसे देखिए यहाँ एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो यहाँ पे लेंथ भी क्या है? सेम है। जैसे ये जो पी क्यू है ये किसके बराबर है? क्यू आर के। पी क्यू किसके बराबर है? क्यू आर के। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि जो पी आर है यही है मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए। तो इसका वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो लिखिए पी क्यू का वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन ऑफ डेल्टा थीटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? देखिए यही मेन है। अब इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है कि डेल्टा थीटा जो है वो बहुत स्मॉल एंगल है। डेल्टा थीटा क्या है? बहुत स्मॉल एंगल है। तो ध्यान से सुनिएगा, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, तो साइन थीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या जानते हैं? थीटा। जैसे आप साइन 5 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा तो 5 डिग्री जो रेडियन में होता है ना वही वैल्यू आएगा साइन 5 डिग्री का, लगभग उसी के पास ही आएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत छोटा एंगल। और आप एंगल देखिए कितना है? लेस देन 1, मतलब डेल्टा थीटा बाई 2, तो 1/2 से भी बहुत कम है। तो ये तो 0.5 डिग्री से भी बहुत कम है, सॉरी रेडियन से 0.5 रेडियन से क्या है? कम है। तो वहां पे हमारा कितना वैल्यू देखने को मिलेगा? देखिए 0.5 रेडियन से बहुत कम है, तो इसका मतलब कि डेल्टा थीटा बाई 2 भी स्मॉल है। डेल्टा थीटा बाई 2 भी क्या है? वेरी स्मॉल। ऐसे लिख लीजिएगा, ये क्या है? वेरी स्मॉल। सो
साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा बाई 2। क्या लिख देंगे, डेल्टा थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखते हैं पी आर का जो वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का सीधे लिख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और साइन डेल्टा थीटा 2 की जगह डेल्टा थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मल्टीप्लाई में डेल्टा थीटा जो कि रेडियन में है। तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो सी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल एंगल थीटा के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर ही रहता है, जहाँ पे थीटा क्या है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन है। तो डेल थीटा बाई 2 को हमने क्या लिख दिया, साइन डेल थीटा बाई 2 को हमने डेल थीटा बाई 2 लिख दिया जब वो बहुत स्मॉल था, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। बना लीजिए, ठीक। करिए, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर है जो कि एंगल बना रहा है cos इनवर्स 5/9, मतलब उनके बीच का जो एंगल है, जैसे ये ए वेक्टर है और ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। तो वही दिया हुआ है कि थीटा जो है cos इनवर्स 5/9, तो इसका मतलब होता है cos थीटा किसके बराबर है, 5/9 के। cos थीटा किसके बराबर है, 5/9 के। अब आगे पढ़ते हैं, आगे में क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वो है √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये दे दिया है, यहां लिख देते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या दे दिया है, कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जहां पे हम इसको डायरेक्ट a लिखेंगे, बार बार हम ये लिख नहीं पाएंगे, और इसको लिखेंगे n और इसको लिख देंगे b। तो a बराबर nb दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से देखिए n का वैल्यू पूछा है जो कि किस में होना चाहिए, इंटीजर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में मत लिख दीजिएगा, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं। क्या होगा मैग्नीट्यूड बताइए, √a² प्लस b² प्लस 2 ऑफ ab cos थीटा। यहाँ पे क्या होगा, √2 बाहर रहेगा और अंदर में क्या आएगा, यहाँ पे भी √a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है तो ये भी 2 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिए दोनों साइड। अब देखिए यहाँ पे है 2a² और इधर a² है, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, a², इधर 2b² है, इधर b² है, तो इधर b², ठीक। यहाँ पे कितना है, 2ab cos थीटा, यहाँ पे 2 2 4 जो कि माइनस में है, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6ab cos थीटा विच इज इक्वल टू a² प्लस b²। अब देखिए आप cos थीटा का यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए और a बराबर क्या पुट कर दीजिए, nb। तो लिख देते हैं 6nb, यहाँ b, और cos थीटा का वैल्यू है 5/9। क्या लिखा है cos थीटा, 5/9। यहाँ हो जाएगा n² b² प्लस b²। तो यहाँ पे लिखिए 6nb² इंटू, ऐसा कीजिए यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए जो हो रहा है, ठीक है। देखिए ये कितना 2, ये कितना 3, तो ऊपर आ रहा है 10n/3 b²। यहाँ b² अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा n² प्लस 1 b² क्या हो जाएगा, कैंसल, और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ है 10n, वही है ना, और यहाँ हो जाएगा 3n² प्लस 3। उसके बाद क्या होगा कि 3n² माइनस 10n और माइनस की प्लस 3 = 0। तो यहाँ फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करना आना चाहिए आपको। तो 3n² माइनस 9n माइनस n प्लस 3 = 0। कॉमन लीजिए 3n, तो यहाँ बचेगा n माइनस 3, यहाँ -1 n माइनस 3 = 0। तो n माइनस 3 और साथ में क्या है 3n माइनस 1 = 0। तो देखिए n के 2 वैल्यू निकल के आ रहे हैं,
n के दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं, एक है 3 और एक है 1/3। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, देखिए द इंटीजर वैल्यू ऑफ n, तो इंटीजर कौन है, 3 होता है इंटीजर, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 1/3 भी होता, मोर देन 1 वगैरह में रहता तो वो देखने को मिलता, बाकी इंटीजर वैल्यू पूछा है तो इंटीजर वैल्यू कितना है 3। लिख लीजिए इसको, आसान लगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चंस रहते हैं, बस उसे हमें सॉल्व करने आना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर लिखते हैं a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू c कैप। ठीक है, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो हमने रिजल्टेंट लिख दिया 2 यूनिट वेक्टर का, जो कि किसके बराबर आ गया, यूनिट वेक्टर के ही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ c तीनों का वैल्यू कितना आने वाला है 1। अब यहाँ पे क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड दोनों साइड निकालिए, तो a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c कैप। फॉर्मूला लगाइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2 ऑफ a कैप b कैप, और इनके बीच का एंगल होगा cos थीटा एंगल है तो cos थीटा लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, तो a का 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये 2 प्लस 2 cos थीटा विच इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, उधर जाएगा 1 - 2 -1, तो cos थीटा क्या देखने को मिल रहा है, cos थीटा आ जा रहा है मेरा -1/2। ठीक है, उसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप एंड माइनस ऑफ b कैप। मैग्नीट्यूड किसका है, a कैप माइनस b कैप का। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप का स्क्वायर माइनस 2ab a कैप मैग्नीट्यूड और b कैप मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा। तो आपको सारे वैल्यूज अब पता है, a कैप का 1, b कैप का 1, और यहाँ पे cos थीटा कितना निकाले, देखिए -1/2, तो पुट कर दीजिए -1/2, तो 2 2 कैंसल आउट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना दिख रहा है आपको अंदर में 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप का जो वैल्यू आ रहा है वो है √3 यूनिट्स। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या बोला है, देयर डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस इसी को बोलते हैं। लिख लीजिए इसको भी। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड f0 एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। जैसे दो फोर्स है, मान लीजिए क्या है, एक f1 वेक्टर है और दूसरा क्या है f2 वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है, एंगल बिटवीन f1 वेक्टर एंड f2 वेक्टर, एंगल बिटवीन f1 वेक्टर और f2 वेक्टर जो है वो कितना है, थीटा। तो यहाँ पे क्या और दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ f1 जो है या मैग्नीट्यूड ऑफ f2 जो है वो किसके बराबर है, f0 के। तो हमें पूछ रहा है रिजल्टेंट बताइए, तो हम रिजल्टेंट निकालते हैं। हम r का फॉर्मूला क्या जानते हैं, √f, मैग्नीट्यूड ऑफ f1 का स्क्वायर मतलब f0 स्क्वायर, उस तरह इसका स्क्वायर तो f0 स्क्वायर प्लस 2 f0 cos ऑफ थीटा। तो सिंपल सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। यहाँ पे 2f0 स्क्वायर, यहाँ भी 2f0 स्क्वायर, तो क्या ले ले कॉमन, अंदर में क्या बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने क्या पढ़ा है। देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू
क्या पढ़े हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो पुट कीजिए यहाँ पे, तो लिख रहे हैं रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 दो बार है तो बाहर कर दीजिए, एक एफ नॉट भी बाहर आ जाएगा और एक कॉस स्क्वायर है तो ये भी क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारा रिजल्टेंट है। अब कोई भी एंगल दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर थ्रू एफ वेक्टर। ए से एफ तक का आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, सबका मैग्नीट्यूड वाइज दे दिया गया है और डायरेक्शन दे दिया गया है। तो बोला कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो मतलब ऑप्शन से हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, देखिए क्या बोल रहा है कि बी वेक्टर, तो पहले बी वेक्टर बनाइए, डाउनवर्ड में है, ये हो गया बी वेक्टर। उसके बाद कौन से वेक्टर को लाना है? सी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर के टेल को लाइए, ये हो गया सी वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए अब? फाइनल वेक्टर जो चाहिए वो इस डायरेक्शन में, और यहां पे उसने क्या लिखा है? एफ वेक्टर, लेकिन एफ वेक्टर का डायरेक्शन तो इसके अपोजिट है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है डी वेक्टर, तो सबसे पहले डी वेक्टर ऊपर की तरफ बना दीजिए। अब डी वेक्टर के हेड के साथ किसका टेल जोड़ना है? सी वेक्टर, तो ये हुआ आपका सी वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो क्या ये एफ के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला डी वेक्टर, तो डी वेक्टर अपवर्ड, ठीक है, बना लेते हैं एक बार, डी वेक्टर अपवर्ड की तरफ। उसके बाद ई वेक्टर, तो ई वेक्टर का टेल डी वेक्टर के हेड से जोड़िए। अब रिजल्टेंट बनाइए, तो आपको नहीं लग रहा है रिजल्टेंट एफ वेक्टर के डायरेक्शन में ही आ रहा है? आ रहा है ना, मैच कर रहा है। लास्ट वाला भी एक बार देख लेते हैं, हमें नहीं मालूम लेंथ वगैरह के बारे में, तो देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं ऐसा। एक बार डी भी देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है कि बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, तो बी बनाइए और ई बनाइए, तो ई आपका ये, ठीक है, ई वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहां मैच नहीं कर रहा है, यहां भी मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सी नंबर। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर, जहां पे डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? एफ वेक्टर। बना लीजिए, हो गया। अब यहां पे देखते हैं, एक एक करके यहां पे भी देख लेते हैं सारा। पहले ऐसा करते हैं कि ये जो भी दिख रहा है सबको रिजल्टेंट वाला हम लिख लेते हैं कि 2 वेक्टर को जोड़ रहा है तो रिजल्टेंट कौन सा है। उसके बाद फिर हम ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताइएगा क्या लग रहा है आपको कि कौन 2 वेक्टर को जोड़ेंगे जो तीसरा वेक्टर आ जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ऑप्शन मैंने नहीं दिया है यहाँ पे, ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में, वो आपको चेक करना है। बाकी यहाँ पे देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है क्या? नहीं, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। सी वेक्टर ऐसे आना चाहिए था, ए का टेल से बी के हेड पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा जा रहा है। इसका मतलब प्लस लगाएंगे यहाँ पे सी वेक्टर, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0, जहां से चला वहीं पे आ गया, ए के टेल से ए के टेल पे ही पहुंच गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे देखते हैं तो सी और बी मिलके ए आ रहा है, सी प्लस बी विच इज इक्वल टू ए वेक्टर। और लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में क्या हो रहा है? ए और बी मिलके क्या दे रहा है? सी दे रहा है। तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी विच इज इक्वल टू सी। हो गया। अब देखिए ऑप्शन मैच करते जाइए। सबसे पहला ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, तो कहीं पे है, देखिए ये ऑप्शन, देखिए इसको इधर ले जाइए तो ये ए और सी दोनों प्लस हो जाएंगे और इधर बी है। तो ये ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है? सी नंबर के साथ।
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ए प्लस बी माइनस सी इधर आ जाएगा तो प्लस सी, मतलब ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। उसके बाद सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, तो ये बी नंबर देखिए, सी और प्लस बी इधर आ जाएगा, ए है तो ये बी नंबर के साथ मैच कर रहा है। एंड द लास्ट ऑप्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ए के साथ मैच करना चाहिए और देखिए मैच भी कर रहा होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, सिंपल था। अब दो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कर लीजिए इसको पहले, दोनों देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू फोर्सेस, एक बार आप भी पढ़ लीजिए पॉज करके, ठीक है, पढ़ लीजिए। ओके, देखते हैं। टू फोर्सेस, एक P प्लस Q है और एक क्या है P माइनस Q, ये एक सिंगल फोर्स और ये मतलब रिजल्टेंट इनका P और Q का रिजल्टेंट जब एडिशन में, अब P और Q जब सब्ट्रैक्शन में तो उनका रिजल्टेंट, तो वो दो फोर्सेस, कंडीशन दे दिया कि P जो है वो परपेंडिकुलर है Q के, मतलब P और Q के बीच में एंगल है 90 डिग्री। जब एक्ट कर रहा है एंगल θ1 टू ईच अदर, मतलब इनके और इनके बीच में θ1 एंगल है तो रिजल्टेंट ये आ रहा है। जब इनके और इनके बीच में एक एंगल चेंज कर रहे हैं θ2 तो ये रिजल्टेंट आ रहा है। कंडीशन बोल रहा है कि ये तभी होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जब θ1 का वैल्यू θ2 से क्या हो, कम। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, θ1 60 दिया है, θ2 क्या दिया है 90, मतलब θ1 60 और θ2 90, मतलब इसके हिसाब से ये तो सही है, लेकिन इसको भी तो चेक करें कि क्या रिजल्टेंट वही आ रहा है। अगर आ जाएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे दोनों, ट्रू। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q चाहिए, क्योंकि ये नीड आएगा अभी। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस Q भी चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका cos 90 0, तो सीधे हमको क्या दिखेगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और यहाँ भी क्या दिखेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ माइनस 2PQ cos 90 लिखिएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ये F1 ये F2, तो क्या लिखिएगा इनका रिजल्टेंट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इतना ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या लिखना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। θ1, तो θ1 को हम ले ले रहे हैं 60 डिग्री, θ1 को हम ले ले रहे हैं 60 डिग्री, θ1 हो गया 60 डिग्री। तो इनके और इनके बीच का हम रिजल्टेंट देख रहे हैं, जिसको हम लोग R1 मान ले रहे हैं, और R1 इतना आना चाहिए। तो R1 है रूट अंडर, ध्यान से सुनिएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। फिर देखिए इसका स्क्वायर, ये दूसरा है ना वेक्टर, तो इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और देखिए फिर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड, और दोनों रूट रूट में है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, समझे। और एंगल कितना है इन दोनों के बीच में यहाँ पे, तो 60 डिग्री। कितना है इन दोनों के बीच में 60 डिग्री, तो cos ऑफ 60 डिग्री। अब बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 इस 2 से कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो एक P स्क्वायर, 2P स्क्वायर और 3P स्क्वायर, एक Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर और तीसरा Q स्क्वायर, तो लग रहा है मैच कर जा रहा है। तो रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। समझ में आया। तो R1 θ1 60 पे मेरा R1 मैच कर गया। उसी तरह से दूसरा हम एंगल देख रहे हैं, θ2 क्या है 90 डिग्री। तो ध्यान से सुनिएगा, यही सब चीज रहेगा, ये यहाँ cos 90 आ जाएगा, cos 90 मतलब 0, तो ये पूरा गायब हो जाएगा ना। तो सिर्फ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और कितना बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा है। देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो R2 का जो वैल्यू आने वाला है वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो देखिए मैच कर रहा है क्या, तो मेरा R2 भी क्या कर रहा है मैच कर रहा है, तो सब कुछ तो सही है। इसका मतलब मेरा दोनों स्टेटमेंट क्या होने वाला है
ट्रू, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, हो गया। कीजिए ये सब प्रैक्टिस कीजिए, आए हुए क्वेश्चंस हैं जेईई मेन में और नीट के भी कुछ क्वेश्चंस हुए हैं इसमें। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 फोर्सेस है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल से। बताइए F1, F2 और F3 क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। जहां पे कंडीशन दिया है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F3। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो बोल रहा है कि ये तीनों फोर्सेस क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे और सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले तो कॉन्करेंट फोर्सेस सीखिए क्या होता है। तो कॉन्करेंट फोर्स वो फोर्स होता है, या कॉन्करेंट टर्म समझिए, कि जिस एक कॉमन पॉइंट से सारे लाइंस क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, तो तीनों वेक्टर जो है ये एक कॉमन पॉइंट से जरूर पास कर रहे होंगे। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। जैसे कि 3 साइड ऑफ ट्राइंगल है, मान लीजिए ये F1 हुआ, ये F2 हुआ और ये क्या हो जाएगा F3, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए F1, ये F2 और ये क्या हो गया F3। तो यहाँ से हम देख के लिखते हैं F1 प्लस F2 लिखिए, F1 प्लस F2। अब देखिए यहाँ अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन क्या है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो सीधे F3 को जोड़ दीजिए और कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के। मतलब इस पे पूरा नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना है 0, नेट फोर्स कितना है 0। जैसे ही नेट फोर्स 0 हुआ तो किसका कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का ही कंडीशन होगा ना। तो नेट फोर्स 0 हो गया। बाकी ये देखिए इसके साथ मैच कर रहा है। और कंकरेंट के लिए हम क्या बोले, जब आप इसको बना के देखिएगा, जैसे ये F1 है और F2 भी इसी पॉइंट पे, अगर इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लाइए तो ये आपको F2 दिखेगा है, और F3 ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ एंगल होगा F3। तो किस तरह के फोर्सेस है ना कॉन्करेंट। मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ट्राइंगल मेड कर रहा है 3 फोर्सेस से, F1, F2, F3, और साइड उसका टेकन ले रहा है सेम ऑर्डर में। जैसे F1 हो गया, F2 हो गया और F3, तो सेम ऑर्डर में ले रहा है। तो बोल रहा है सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होगा, यही ट्रांसलेशन का होता है। अगर नेट फोर्स 0 है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और कैसा इक्विलिब्रियम होता है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। तो हमारा क्या है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, ठीक है। तो लगभग जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए पीछे वेक्टर्स में, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए, ठीक है। अब से लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ठीक, सब समझ में आया कि नहीं। हम फिर अगले दिन से वेक्टर्स के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे, और इसी तरीके से एक बार टॉपिक कवर करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल।